नमस्ते, मैं हूं निखिल और अभिषेक के साथ स्वागत कर रहा हूं आपका राजदूत की 5वीं किस्त में। राजदूत की चौथी किस्त में हमने साउथ कोरिया की बात की थी, जहां पे मार्शल लॉ लगाया गया, लेकिन वहां के इंस्टीट्यूशंस ने, वहां की पार्लियामेंट ने पुशबैक किया। दीवारें फांद कर सांसद अंदर पहुंचे और उन्होंने मार्शल लॉ को हटाने का प्रस्ताव पारित किया। सुबह तक वो डटे भी रहे जब तक कि फौजी वापस नहीं चले गए। इस एपिसोड के नीचे हमें एक बड़ा दिलचस्प कमेंट मिला बैंकिंग स्टडी नाम के एक हैंडल से। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प वाकया बताया। वॉशिंगटन पोस्ट एक बड़ा नामी अखबार है अमेरिका का, पूरी दुनिया में उसका नाम है। उसकी टैगलाइन है डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, यानी जब सूचनाओं का उजाला नहीं होता है तब लोकतंत्र की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। वो लिखते हैं कि डेमोक्रेसी डजंट डाई इन डार्कनेस, इट डाइज इन द फुल व्यू ऑफ इग्नोरेंट एंड अनइन्फॉर्म्ड सिटीजन्स। यानी कि जब देश के नागरिकों के पास सूचनाएं नहीं होती है या वो उन सूचनाओं को प्रोसेस नहीं कर पाते, इग्नोरेंट होते हैं, जानकारी नहीं रखते हैं, एक समझ, एक सोच नहीं रखते हैं, तो देश की संस्थाएं भी कमजोर होने लगती हैं और उसके नतीजे में लोकतंत्र की मृत्यु होती है। आज जिन 3 स्टोरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं राजदूत की इस किस्त में, उनसे यही मैसेज निकल के सामने आता है कि किसी देश के लिए वहां के नागरिकों के पास सूचनाओं का होना और संस्थाओं का मजबूत होना कितना जरूरी है। सबसे पहले हम यूएस जाएंगे, जहां पर डिफेंस सेक्रेटरी का नॉमिनेशन हुआ। एक न्यूज एंकर को बनाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की, लेकिन उनकी ही अपनी पार्टी और वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से अब एक पुशबैक आने की खबर है। और ऑलरेडी ऐसा बात चल रही है अभिषेक की कंसीडर किया जा सकता है रॉन डिसेंटिस को। जी, कल CBS न्यूज़ जो अमेरिका का एक चैनल है उसने खबर चलाई कि पीट हेगसेथ, जिनको ट्रंप ने डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा मंत्री के पद के लिए नॉमिनेट किया है, उनके बदले जिस तरह के उन पे आरोप लग रहे हैं तो उनके बदले रॉन डिसेंटिस को डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर नामित किया जा सकता है। ऐसी खबरें आई, लेकिन फिर जब पीट हेगसेथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि आप लड़ते रहिए, आप ही का नाम फाइनल है। डिसेंटिस ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ट्रंप की टीम से बात की गई तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इन पे जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो गंभीर हैं और इनकी पार्टी जब सेनेट में कन्फर्मेशन की हियरिंग होगी, जिसमें नॉमिनेटेड व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर पूछताछ होती है, उस समय अगर वो कुछ गफलत होती है या फिर उनकी पार्टी के मेंबर उनसे बहुत रजामंद नहीं होते, तब हो सकता है कि उनका नाम खारिज किया जाए और फिर एक नए नाम पर विचार किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये ट्रम्प कैबिनेट का जो आने वाला, जो होने वाला कैबिनेट है, उसमें ये दूसरा तीसरा नाम है जो इस तरह की कंट्रोवर्सी में फंसा है। पहले हमने काश पटेल को लेकर के डिस्कस किया था यहीं राजदूत में। अब पीट हेगसेथ को लेकर भी 2 तरह के इल्ज़ाम हैं। पीट हेगसेथ एक नामी व्यक्ति हैं, यूएस में भी फॉक्स न्यूज़ के एंकर हैं और एक लॉयल सपोर्टर माने जाते हैं ट्रंप के। तो जब पहली बार नाम आया तो लोगों ने कॉम्पिटेंस को लेकर सवाल उठाया कि डिफेंस सेक्रेटरी का काम एक बड़ा सीरियस जॉब है, एंड न्यूज़ एंकर होना भी एक सीरियस जॉब है, लेकिन अलग अलग कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट है। हम जो यहाँ आईआर डिस्कस कर रहे हैं, हम रक्षा मंत्री का या विदेश मंत्री का काम नहीं कर सकते, हम उनके काम को प्रोसेस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, हमारी कॉम्पिटेंस वो है। तो पहली बात लोगों ने कहा कि ये एंकर से रक्षा मंत्री कैसे बनाए जाएंगे, और उसके बाद सेक्सुअल मिसकंडक्ट के भी उन पर इल्जाम लगे हुए। जी, हेगसेथ का करियर मैं बता दूं कि वो इराक वॉर में रहे, आर्मी में थे, यूएस आर्मी में, और फिर वो बाद में 2017 के आसपास वो फॉक्स न्यूज़ के एंकर बने। एक प्रोग्राम आता है फॉक्स एंड फ्रेंड्स, उसके वो होस्ट हैं। और 2017 वो समय था जब उसी साल उन पर एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा। बाद में जिसने आरोप लगाया उन्होंने, पीट हेगसेथ ने पैसे दिए, लेकिन वो इस बात को स्वीकार आज तक नहीं करते हैं कि मैंने कोई मिसकंडक्ट किया या फिर मैंने हैरेसमेंट किया। उस केस में जांच भी हुई लेकिन कभी उनको जेल नहीं भेजा गया। उन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लिया था। तो अभी जो रिपब्लिकन पार्टी है इनकी, ट्रंप की और इनकी भी, पीट हेगसेथ की भी, इनके पास सेनेट में 53 मेंबर्स हैं। जब अभी चुनाव हुए, कुछ सीटों पर सेनेट के चुनाव हुए थे, उसके बाद उनका आंकड़ा 53 पहुंच गया था, जो 100 सदस्य हैं सेनेट में। अमेरिका का ऊपरी सदन है और वहाँ बहुमत के लिए यानी नाम पर मुहर लगाने के लिए 51 सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत है। उसमें से कई लोग, जो रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स अमेरिकी मीडिया में जो छपी हैं, कि 49 यानी 4 लोग हैं ऐसे रिपब्लिकन पार्टी के जो इनके खिलाफ वोट कर सकते हैं।
अगर वो स्थिति आई तो फिर इनको जाना पड़ सकता है, और ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा कि उनका बहुमत होने के बावजूद, उनकी पार्टी का बहुमत होने के बावजूद उनका जो नॉमिनी है वो कंफर्म। आपने ओपेनहाइमर अगर फिल्म देखी है तो ओपेनहाइमर में एक कंफर्मेशन हियरिंग ही है, बिल्कुल, वहां पे भी कैबिनेट में लिया जाना था, और उस हियरिंग में सवाल और जवाब होते हैं और उसके बाद में सेनेट में वोटिंग होती है। तो वैसी सेनेट में वोटिंग ट्रंप के कैबिनेट के जितने नॉमिनीज हैं उनके साथ में होने वाली है, काश पटेल को लेके भी होगी। जी, मैं एक जो अभी जो बवाल हो रहा है, क्योंकि इनका नाम 2 हफ्ते पहले आसपास आ चुका था, अभी जिस वजह से विवाद हो रहा है उसकी वजह है एनवाईटी ने इनकी माँ का एक ईमेल पब्लिश किया जो उन्होंने 2018 में लिखा था अपने बेटे के लिए, और उस ईमेल में उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं पीट हेग्सेथ की। उस पर मैं कुछ आपको लाइनें बताता हूँ कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द विमेन एंड आई नो इट्स मैनी यू हैव अब्यूज्ड इन सम वे, आई से गेट सम हेल्प एंड टेक एन ऑनेस्ट लुक एट योरसेल्फ। यानी कि तुमने कितनी महिलाओं को अब्यूज किया है इसका तुम्हें खुद से आकलन करना चाहिए, अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। और फिर उन्होंने लिखा है कि मैं ऐसे आदमी की कभी इज्जत नहीं कर सकती हूँ जिसने महिलाओं का यूज अपने ईगो के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए किया है, और तुम ऐसे इंसान हो, बहुत समय से तुमने ऐसा किया है और ये मुझे दुख देता है। और इस समय जब वो ईमेल लिख रही थी, जो पीट हेग्सेथ हैं उनकी दूसरी पत्नी से उनका तलाक का केस चल रहा था, और तलाक भी इस वजह से क्योंकि उन्होंने एक शादी में रहते हुए दूसरी महिलाओं से संबंध बनाए और इस वजह से रिश्ते खराब हुए। और इनकी माँ ने मेल में लिखा है कि जो तुम्हारी पहली पत्नी थी उसने भी तुमसे कुछ नहीं चाहा, जो दूसरी पत्नी थी उसने भी कुछ नहीं चाहा, फिर भी तुमने उनको अब्यूज़ किया और बहुत तरीके से उनको परेशान किया, नुकसान पहुंचाया, मेंटली भी और फिज़िकली भी। बाद में ये हुआ कि उनकी माँ ने कुछ समय बाद कहा कि मैंने वो ऐसे ही लिख दिया था, ताव में आकर लिख दिया था, और फिर वो कोट एंड कोट मदर कार्ड खेला जाता है पॉलिटिक्स में, वो उन्होंने भी खेला। और जब ये अभी बवाल हो रहा है तो एक दिन पहले उन्होंने अपनी माँ को फॉक्स न्यूज़ पर बिठाया, फिर उन्होंने कहा कि मैंने उसको माफ़ कर दिया है, वो समय बीत चुका है, 7 साल हो गए हैं उस चीज़ को, अब पीट हेग्सेथ दूसरा आदमी है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो अमेरिका की जनता है और वहाँ आपको वोटर्स बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो फैमिली वैल्यूज और रूढ़िवादी विचार में यकीन रखते हैं, और ये प्रेसिडेंट्स के साथ भी होता है कि अगर आपकी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो वो उनका जीतना मुश्किल होता है चुनाव में। इसीलिए अभी तक मेरे ख्याल कोई सिंगल व्यक्ति बना भी नहीं है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि वहाँ एक वो फैमिली मैन वाली छवि पर बड़ा जोर दिया जाता है, इसलिए कभी किसी प्रेसिडेंट के जीवन में जैसे हमारे पास में क्लिंटन का एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसमें आप ये देखिए कि उस पूरे स्कैंडल में बहुत बड़ा इल्जाम लगा कि एक इंटर्न से आपके संबंध है, आपकी शादी पर असर पड़ रहा है, लेकिन ना तलाक हुआ और ना जो अंदर का स्ट्रेस है वो कम्युनिकेट किया गया। अंत में उसी लड़की को ट्रोल करके किनारे कर दिया गया और बाद में बताया गया कि नहीं, ये फैमिली इंटैक्ट है, फैमिली वैल्यूज वाले क्लिंटन व्हाइट हाउस में बैठते हैं, ना कि इस तरह से किसी के साथ इन्वॉल्व होने वाले। और जब वो हिलेरी क्लिंटन चुनाव लड़ रही थी 2016 में राष्ट्रपति चुनाव, उस समय भी ये मामला उठा था, तो क्लिंटन साथ आते थे, फिर उसको दिखाया गया कि फैमिली वैल्यूज वाली बात है, नहीं ये साथ हैं, इनको चुनना चाहिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था वो। तो ये है, और जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं उनमें ये टेंडेंसी ज्यादा है, इसीलिए वो एक परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ मैन एंड अ वुमन और 2 बच्चे उस तरह से इमेजिन करते हैं लाइफ को। मैं एक मोटा आइडिया दे रहा हूँ आपको, नॉट दैट हर रिपब्लिकन ऐसा है, और ये भी एक वजह हो सकती है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही थोड़ी असहजता है कि पीट हेग्सेथ अगर कंफर्म होते हैं तो वो कैसा साउंड करेगा, उसके ऑप्टिक्स क्या होंगे। लेकिन उसमें ये भी चीज़ आ रही है कि जो रॉन डिसेंटिस हैं वो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक, ट्रम्प 2.0 और उनसे ज़्यादा कट्टर माने जाते हैं अबॉर्शन को लेके, और बाकी जो रिपब्लिकन एजेंडा प्रोजेक्ट 2025 वाली जो बात आती है, अगर वो बनते हैं तो वो उसको ज़्यादा लागू कराने के लिए जोड़ देंगे ट्रंप की तुलना में। उन्होंने प्राइमरी इलेक्शन भी लड़ा था राष्ट्रपति के लिए ट्रंप के खिलाफ, लेकिन बाद में वो रेस से आउट हुए, और फिर अभी वो फ्लोरिडा जो स्टेट है जहाँ ट्रंप का घर भी है उसके गवर्नर हैं। और यूएस में अभी आप काश पटेल की बात कर रहे थे, इससे पहले जो अटॉर्नी जनरल के लिए जिनको नॉमिनेट किया गया, मैट गेज,
उन्होंने नाम वापस लिया कुछ दिनों पहले ही। उन पे भी आरोप थे कि उन्होंने पैसे देके, एक नाबालिग से सेक्स का आरोप था, और पैसे देकर ऐसे स्टेट में जहाँ पर वो अपराध की श्रेणी में आता है उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। तो फिर वो एक जो ट्रंप का एरोप्लेन है जिसको ट्रंप फोर्स 1 कहते हैं, वहाँ पे बहुत लंबी मीटिंग्स हुई और फिर बाद में गैज ने नाम वापस लिया। जहाज का नाम ट्रंप फोर्स 1 रखा। हाँ, जो ये शौकीन आदमी है। यूएस प्रेसिडेंट का प्लेन होता है, एयरफोर्स 1 होता है। तो इनका था कि मैं फ्यूचर में कभी बनूंगा ही बनूंगा। कलरफुल पर्सनालिटी है ट्रम्प की, लेकिन फिर हमें वो भी देखना है कि वो कलर्स किस तरह के हैं और वो लोगों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम किसी क्लाउन की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहलाएंगे 4 साल के लिए। और ट्रम्प जो भी कुछ करेंगे अपने देश में, उसका असर उनके देश पर भी पड़ेगा और उसका वैश्विक असर भी होता है, क्योंकि अभी भी चाहे जितना मल्टीपोलर दुनिया हो गई हो, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी शक्ति आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य यूएस ही है। अभी तो वही स्थिति है। तो हमें देखना है, हम इसीलिए राजदूत में लगातार यूएस को डिस्कस करते रहते हैं। अगला स्टॉप हमारा फ्रांस है, जहां ये अब तय हो गया है अभिषेक कि माइकल बार्निये को इस्तीफा देना पड़ेगा। हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हो चुकी है और पास हो चुका है और विश्वास प्रस्ताव, और प्रधानमंत्री माइकल बार्निये को इस्तीफा देना पड़ेगा। और मैक्रों जो राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रों, वो कल ही सऊदी अरेबिया से वापस लौटे हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर इसका, जो हम बात भी कर रहे थे, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वही हुआ है और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा, चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो। तो अब आगे ये होगा कि उनको एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा और वो किसको नियुक्त करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 3 ब्लॉक्स हैं और तीनों की आपस में पटरी नहीं खाती और तीनों में से किसी के पास बहुमत नहीं है। अच्छा, होगा क्या? जैसे एक इमेजिनरी उसमें मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मान के चलिए मैंने आपको नॉमिनेट किया, मैं मैक्रो हूँ, आप एक्स व्यक्ति हैं जिनको मैं नॉमिनेट करूंगा, तो उनको क्या वहाँ पे भी कोई कंफर्मेशन का प्रोसेस है या मैंने कह दिया तो आप हो गए? कह दिया तो हो गए। अच्छा, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुमत हो, बस आप ऐसे व्यक्ति हों जो सबको साथ लेकर चल सकें, तो पार्लियामेंट में वो नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। अच्छा, वो अपॉइंट ही होता है? अपॉइंट ही होता है और वो डिसमिस नहीं कर सकते। अपॉइंट कर सकते हैं लेकिन डिसमिस करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें एक चीज़ दिलचस्प ये हुई है कि ये खेल, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये लिख भी रहे हैं कि ये खेल अभी चलेगा लंबा, क्योंकि जो अभी जो इलेक्शन हुए थे जुलाई में पार्लियामेंट्री फ्रांस के, वो स्नैप इलेक्शंस थे, यानी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उससे पहले उन्होंने भंग किया और फिर करवाए चुनाव। तो अगला चुनाव जो होगा कम से कम 1 साल बाद ही भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट मैक्रो ने इसलिए करवाए थे चुनाव क्योंकि एक तो उनके पास बहुमत नहीं था, बिल पास कराने में मुश्किल आ रही थी, और उसी समय यूरोपियन पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे। यूरोपियन पार्लियामेंट यानी EU, यूरोपियन यूनियन का जो की जो संसद है, उसमें EU के 27 देशों के लोग जाते हैं प्रतिनिधि। उसमें राइट विंग पार्टियां फ्रांस से जीती और यूरोप में बहुत सारी जगहों पे हुआ कि राइट विंग पार्टियों के लोग ज़्यादा जीत कर गए, तो उनको लगा कि इसका असर मेरे ऊपर पड़ेगा फ्रांस में, और ये उन्होंने दिखाने के लिए कि मेरे पास है लोगों का समर्थन, उन्होंने चुनाव कराने की घोषणा की, लेकिन उसमें उनको पीछे जाना पड़ा। 2nd नंबर पर उनका जो गठबंधन है वो रह गया और वो सरकार नहीं बना पाए। तो 3 ब्लॉक्स बने, एक लेफ्ट विंग, एक सेंट्रिस्ट, एक राइट विंग। किसी के पास बहुमत नहीं, तो उन्होंने माइकल बार्निये को बनाया कि ये सबका समर्थन ले आएंगे और इनके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। लेकिन जब बजट वाली बात आई तो पार्टियां सहमत नहीं हुई और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों पार्टियों ने मिलके उनके खिलाफ वोटिंग की। शट डाउन अमेरिका में जैसे होता है वैसा नहीं होगा। मैं उसी की अभी याद करने वाला था कि यूएस की तरह यहाँ पे सिस्टम नहीं है। यूएस में ऑफिसेज बंद होते हैं, आपकी सैलरी भी नहीं आती अगर बजट पास नहीं होगा तो, लेकिन फ्रांस में फेल सेफ है। हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं होता है कि अगर बजट पास ना हो, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। अगला स्टॉप हमारा साउथ कोरिया है। पिछले एपिसोड में हमने साउथ कोरिया की खूब बात भी की थी, 4थे एपिसोड में, और उसी पर आए कमेंट से इस एपिसोड की शुरुआत भी हुई है। राष्ट्रपति यून सुक योल, इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, लेकिन उन्होंने 6 घंटे के भीतर उसे हटाने को वो मजबूर होना पड़ा और अब गंडासा चल रहा है। पहली बलि ले ली गई है रक्षा मंत्री की। रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश कल ही की थी, उसको स्वीकार कर लिया है राष्ट्रपति ने। और जो संसद है वो अब
सच में गणासा चलाने की तैयारी कर रही है। जो आर्मी चीफ हैं पार्क आन-सू, वो मार्शल लॉ कमांडर थे, और वाइस डिफेंस मिनिस्टर किम सिन हो, इन दोनों को बुलाया गया आज संसद में और पूछताछ की गई। जो रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ जिस तरह की पूछताछ हुई, तो इन दोनों के बयानों से ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को सच में कुछ नहीं पता था। जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि मेरे कहने पे राष्ट्रपति ने या फिर मैंने ऐसा सुझाव दिया था मार्शल लॉ लगाने का, लेकिन खबरें यही चल रही कि उन्हीं के कहने पर मार्शल लॉ का ऐलान किया गया और फिर उनके बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। उन पर शायद मुकदमा चलेगा और पुलिस जो है राष्ट्रपति के खिलाफ जांच कर रही है बगावत में, फिर वो लंबा मामला है। लेकिन कुछ इम्यूनिटी होगी। मेन हमें ये देखना है कि योल के खिलाफ पार्लियामेंट में क्या होता है। साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली बोलते हैं। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि 150-300 वहाँ की जो संसद है उसमें एक सदन है, नेशनल असेंबली उसका नाम है, उसमें 300 मेंबर होते हैं। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगाकर किसी बड़े अधिकारी को हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, 133 यानी 1/3 चाहिए लाने के लिए। सिंपल जो नॉर्मल अधिकारी हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो आपको आधे सदस्यों का समर्थन चाहिए मोशन लाने के लिए और 2/3 यानी 200 का चाहिए उनको हटाने के लिए। तो हमने कल भी बताया था कि विपक्षी पार्टियां हैं, उनके पास 192 सांसद हैं। जो सत्ता पक्ष है पीपल पावर पार्टी, उनके समर्थकों और उस पार्टी के पास 108 सांसद हैं। तो सत्ताधारी पक्ष पीपल पावर पार्टी ने ये कहा है कि हम इम्पीचमेंट का समर्थन नहीं करेंगे। तो 192 वहाँ टिका हुआ है, लेकिन इनके जो गठबंधन के कुछ लोग हैं वो खिलाफ में जा सकते हैं। तो वो अभी डाइसी है मामला। इस पे वोटिंग होनी है 7 दिसंबर यानी परसों, और फिर उसके बाद डिसीजन आएगा कि ये कहाँ जाना है। एक बार अगर संसद ने इम्पीच कर दिया तो उसी वक्त से जो राष्ट्रपति हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन उनके पास एक चांस बचा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। उस पे 9 मेंबर होते हैं, 9 जज। अगर उसमें से 6 जज ने कहा कि इम्पीचमेंट ठीक हुआ तो गए, राष्ट्रपति को हटना पड़ता है पूरी तरह से। अगर उसने खारिज कर दिया तो राष्ट्रपति वापस कुर्सी पर आ सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट है इस वक्त उस कोर्ट में सिर्फ 6 लोग हैं, 6 जज हैं, 3 कुर्सियां खाली हैं। तो इसलिए अभी बहुत सारी चीज़ें अधर में हैं कि वो मोशन कैसे वहाँ पर जाएगा, पास होने के बाद फिर 6 वाली जो अर्हता है उसका क्या होगा। इस तरह के डिस्कशंस अभी बाकी हैं और उस पर बहस चलेगी अभी। वो भी हमको देखना है कि आगे किस तरह से चीज़ें होती हैं, और ये भी देखना है कि जिन लोगों ने विलिंगली और अनविलिंगली सपोर्ट किया है उनका क्या होगा। जैसे जब आप अभिषेक कल बता रहे थे ना, तो मैं ये सोच रहा था कि जो मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आर्मी चीफ वहाँ के या चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो, तो अब डिफेंस फोर्सेस के लिए ये एक चीज़ बड़ी असहज हो जाती है कि जिनको वो ऑर्डर दिया जा रहा है वो भी उसको प्रोसेस कर पा रहे हैं कि वो हुक्म क्या करने का है, लेकिन वो एक मशीन की तरह काम करता है कि उस पर आपने एक इनपुट डाला एंटर, तो वो आगे फिर कार्रवाई वो करेगा ही करेगा। उसी उसूल पे फौज टिकी होती है। और ये 2-3 चीज़ें बड़ी नोट करने वाली थी कि वहाँ पे स्पेशल फोर्सेस के हम देख रहे थे, उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी का ट्विटर है अभिषेक, वहाँ पे क्या हुआ। अब ये तो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपने देखा ही देखा कि ये लोग गए वहाँ पे, संसद भंग हो रही है। हम लोग क्या देख रहे थे कि ये लोग जो घुस रहे हैं वहाँ पे, ये लोग क्या क्या लेके गए हैं, है ना। 2 नाइट विजल गॉगल, उनके जो उनका हेलमेट है बैलिस्टिक या हथियार कौन सा है, इस तरह राइट गियर। और वो खूब डिस्कस हुआ ट्विटर पे कि यार उनके पास में क्या क्या है, उन्होंने अपने स्पेशल फोर्सेस को क्या क्या दे रखा है, हमारे पास क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें 2-3 चीजें निकल के सामने आई। 1, उन्होंने अपनी स्पेशल फोर्सेस की एक टुकड़ी को भेजा था। इसका मतलब कि वो जो सबसे सक्षम सैनिक वहाँ के दक्षिण कोरिया के रहे होंगे, उन्हीं को भेजा गया था वहाँ पे। वो अपना पूरा गियर लेके गए थे, हथियार लेके गए थे। लेकिन मैंने मल्टीपल सोर्सेस पे ये देखा कि कोई गोली फायर की नहीं गई। और दूसरा, कई जगह पे था कि वो शायद में ब्लैंक्स लेके गए थे, मतलब जो दगता है लेकिन उसके अंदर गोली नहीं होती है। आप गोली देखेंगे तो गोली के 2 हिस्से होते हैं जिसको हम कार्ट्रिज कहते हैं। एक सामने छोटा हिस्सा होता है जो आप वहाँ से चलाएंगे तो मेरे सीने में धस जाएगी, और पीछे एक बारूद होता है जिसके दगने से वो गोली आगे बढ़ती है। तो ब्लैंक्स थे बहुत सारे, और उनको भी कितना चलाया गया। तो वहाँ मुझे लगता है कि जिन ट्रूप्स को ये काम दिया गया होगा, उन्होंने इस बात को समझा होगा कि हमें ओवर पावर करना है, फोर्स को प्रोजेक्ट करना है, लेकिन किसी का प्राण नहीं लेना है वहाँ पे। यही चीज़ हुई जब सुबह में ये चर्चा चली कि अब राष्ट्रपति अनाउंस कर सकते हैं लिफ्ट करने का।
जब नेशनल असेंबली ने पास कर दिया, ब्लॉक कर दिया मार्शल लॉ को, तब जो मीटिंग्स हुई, जो सेना के अफसर थे अलग अलग विंग्स के, उन्होंने अपने लोगों को कहा कि हमारा जो काम है यहाँ की जनता को सुरक्षा देना है, उनको सुरक्षित रखना है, उस पर फोकस करिए। तो इस तरह की चीज़ें आई। ये किसने कहा? जो डिफेंस के चीफ्स थे अलग अलग विंग्स के, उन्होंने अपनी मीटिंग्स में कहा। फिर इस तरह से चीज़ें हुई। हेलीकॉप्टर्स आए रात में। मैं देखा वो फुटबॉल फील्ड जैसा लगा, वो डीज बने थे 2 और एक के बाद एक 3 हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं और उससे पार्लियामेंट के अहाते में। अच्छा, वहाँ अहाता है तो उसमें वहाँ पे उतर के हर तरफ फौज पसर जाती है। और ऐसा अगर ये वही बात है ना जो हम कल भी कर रहे थे कि अगर ये किसी कोट एंड कोट मैच्योर डेमोक्रेसी का केस नहीं होता, कितनी लाशें गिरती। बिल्कुल, क्योंकि इतने ट्रूप्स हैं, इतने लोग कोई दीवार फांद करके अंदर जा रहा है, ये बहुत एक सिंपल एक्सक्यूज होता है गोली चलाने के लिए। और यही संस्थाओं की ताकत भी है कि अगर राष्ट्रपति खुद को, कोई सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, इसीलिए चेक एंड बैलेंस वाली व्यवस्था बनाई गई कि ये अगर गलत करता है या फिर ये ओवर पावर करने की कोशिश करता है तो दूसरी संस्था उस पर कंट्रोल रखेगी। वो वहाँ दिखा कि राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव ने अगर तो लेजिस्लेचर ने रोक दिया, रोका। यही सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। और इसमें एक बहस ये भी हुई कि जो राष्ट्रपति बात कर रहे थे कि मैं लोकतंत्र बचाने के लिए कर रहा हूँ, वो रात में 11 बजे कौन सा लोकतंत्र बचा रहे थे। वो वापो का वो है ना, डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस। उन्होंने ये पकड़ा डार्क हो गया, चलो डेमोक्रेसी किल कर देते हैं। तो लेकिन जैसा कि वापो के टैगलाइन के नीचे जाकर के लोगों ने लिखा या उसके ऊपर एक रिजाइंडर दिया कि नहीं, डार्कनेस में नहीं, एक जब सिटीजनरी जब आपकी इग्नोरेंट हो जाएगी तब वो फुल पब्लिक व्यू में उसका खात्मा होता है। ऐसा ना हो हिंदुस्तान में, दुनिया के दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही एक प्रयास राजदूत है, ताकि आपको दुनिया भर में जो कुछ घट रहा है उसको आप समझ सकें, प्रोसेस कर सकें, वहाँ संस्थाएं कैसे काम करती हैं उनको समझ सकें, और उस अनुभव का इस्तेमाल हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए भी करें। आपने राजदूत की इस किस्त को देखा, उसके लिए आपका खूब सारा शुक्रिया। आप बने रहिए खबरगांव के साथ।